हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। स्वागत है आपका इस करंट अफेयर्स वीडियो में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी है, क्यों माफ़ी मांगी है भारतीय मूल के लोगों से। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां की यात्रा करने वाले हैं, उससे पहले ये हुआ है। अमेरिका में गंभीर आर्थिक संकट हो गया है और क्वाड की मीटिंग रद्द कर दी गई है। बहुत बड़ी घटना है, इस पर जानेंगे डिटेल में। G7 समिट कहाँ पर होने जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और मोबाइल जो गुम हो गया, चोरी हो गया, उसको लेकर एक पोर्टल बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो चर्चा होगी। निधन हो गया श्रीचंद्र परमानंद का, उनके बारे में बात करेंगे। और CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नई चेयरमैन बनी है। और भी कई क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों एक एक करके। और आपके एग्जामिनेशन के लिए ख़ास तौर पर ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और डिटेल भी, चाहे UPSC हो, BPSC हो या UPPSC हो, तमाम एग्जामिनेशन। UPPSC में तो शानदार क्वेश्चन टकरा है, करंट अफेयर्स के लगभग 85% से ज़्यादा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका, उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से माफ़ी मांगी है? आंसर होगा इसका फिजी। ठीक है, ये रहे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। डिटेल बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बाद। तो क्वेश्चन होगा, फिजी के प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी राबुका ने भारतीय मूल के लोगों से माफ़ी क्यों मांगी है? क्या वजह है, क्यों माफ़ी मांगी? आंसर होगा इसका 1987 में उन्होंने तख्ता पलट किया था, कूप किया था, और जो अत्याचार हुए थे भारतीय मूल के लोगों पर, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप इंडियन एक्सप्रेस में। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ की यात्रा करने वाले हैं, और भी डिटेल बताते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिजी देख लेते हैं, फिजी है कहाँ पर। तो ये रहा प्यारा भारत इस मैप में। और अब चलते हैं फिजी की ओर। फिजी जो है ना, वो दक्षिणी प्रशांत महासागर यानी साउथ पैसिफिक ओशन में है। इस तरफ ये ऑस्ट्रेलिया है और इधर न्यूजीलैंड हुआ यहाँ। और ये जो द्वीपीय देश देख रहे हैं, ये है फिजी। इसकी राजधानी क्या है? सुवा। द्वीपीय देश है, 2 बड़े आइलैंड हैं और बाकी बहुत छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं। तो वहीं पर मतलब उसी के प्राइम मिनिस्टर हैं सितिवेनी राबुका। फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ, ये राजधानी सुवा है। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो इंग्लिश, फिजी और हिंदी है। मुद्रा है यहाँ की फिजियन डॉलर। ठीक है, तो क्या हुआ है और जो माफ़ी मांगी है 1987 में जो सैन्य तख्ता पलट हुआ था उसके लिए। ठीक है, तो उस समय का एक न्यूज़ भी देख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पुराने न्यूज़ की क्लिपिंग यहाँ लगाई है अपने वेबसाइट पे। तो ब्लडलेस ये कू हुआ था, और उस वक्त जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं सितिवेनी राबुका, वो उस वक्त सैन्य अधिकारी थे। तो उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था, और उस वक्त का फोटोग्राफ इनका ये रहा। तो उनका ये कहना था कि भारतीय मूल के लोगों के प्रभाव वाली ये सरकार है, तो इसलिए उनको हटा रहे हैं। और जो फिजी के मूल के लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी सरकार होनी चाहिए, उनका शासन होना चाहिए इसके लिए। और इस दौरान बहुत मतलब अत्याचार की भी खबरें आई। भारतीय मूल के लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा था। राबुका का आरोप था कि भारतीय मूल के लोगों की संख्या वहाँ पर बढ़ गई है, उसी समय की बात है। हालांकि वो कमी थी। वर्तमान में अगर हम देखेंगे फिजी में कितने लोग हैं इस वक्त, तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ के जो इंडिजिनस फिजियंस हैं, यानी वहाँ के मूल निवासी, वो 56.8% है। इंडो फिजियन यानी भारतीय मूल के 37.5% है। ये भी काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो ये स्थिति है वहाँ की। तो अब वहाँ के वो जो जिन्होंने राबुका जिन्होंने कू किया था यानी तख्ता पलट किया था कब 1987 में, अब उस बात को लेकर उन्होंने माफ़ी मांगी है अब। ठीक है, न्यूज़ तो देख ही रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा है कि वे खुद और उन सभी लोगों की तरफ से जो उनके साथ थे 14 मई 1987 को 1987 को जो कू किया था, सैन्य तख्ता पलट किया था, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने गलती की और इतने सारे लोगों को, ख़ास तौर पर जो इंडो फिजियन थे, उनको आहत किया, और ये बहुत गलत बात थी। हम इस चीज़ की गलती को मानते हैं। ठीक है, फिजी के बारे में कुछ बातें बता दूं। फिजी में भारतीय इतने सारे कैसे पहुँचे? तो बात है 1874 की, जब ब्रिटेन का गुलाम हुआ फिजी, और फिर वहाँ पर गन्ने की खेती के लिए भारतीयों को ले जाया गया बड़े पैमाने पर।
1879 से 1916 तक। और ये लोग गन्ने की खेती करवाने के लिए वहाँ ले जाए गए और इनको गिरमिटिया मजदूर कहा गया। ठीक है, 1916 में ब्रिटेन ने लोगों को ले जाना बंद कर दिया था, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वहाँ ले जाए गए थे, 60,000 ले जाए गए थे और उसका आबादी धीरे धीरे वहाँ बढ़ती गई। ओके, तो ये लोग वहाँ थे। जब बाद में आज़ादी मिली फिजी को, कब आज़ादी मिली? 1970 में फिजी को ब्रिटेन ने आज़ाद कर दिया था। और उसी के बाद फिर वहाँ जो चूँकि आबादी भारतीय मूल की भी थी, तो उनका भी प्रभाव उस सरकार में रहा। तो उसी सरकार के प्रभाव को देखते हुए जो उस वक्त सेना के अधिकारी थे, इन्होंने कू कर दिया था। ठीक है, तो उसी की माफ़ी अब इन्होंने मांगी है। ओके, अच्छा, ये जो माफ़ी मांगी गई है, ख़ास बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ की यात्रा करने वाले हैं। कब? 22 मई को जाने वाले हैं, अभी जस्ट ही। और उससे पहले ये माफ़ी मांगी गई है और वहाँ जाने वाले फिजी विजिट वहाँ पर करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और वहाँ पर द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है इंडिया और फिजी के बीच में जो रिलेशन है उसको और मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि माफ़ी मांगी गई है और ये बड़ी खबर हो जाती है आपके एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अगर हम बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या 1987 के बाद भी वहाँ पर तख्ता पलट हुए हैं क्या? तो हाँ, 2 बार और तख्ता पलट हुआ। 1999 में जब महेंद्र चौधरी पहले भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे, तो उस दौरान एक बार तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद 2006 में और भी तख्ता पलट हुआ था वहाँ पर। लेकिन अभी वहाँ पर चुनी ही सरकार है और उसके प्राइम मिनिस्टर हैं राबुका। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या बातें? अमेरिका में गंभीर आर्थिक संकट हो गया है और उसकी वजह से क्वाड मीटिंग उसको रद्द कर देना पड़ा है। क्या है मामला, इस पर डिटेल बात करेंगे। उससे पहले आपको बताऊं कि जो भी आप देख रहे हैं उन सब का PDF हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और एक मेंबरशिप प्लान भी है 1 ईयर का, और इसके ज़रिए आपको मिलता है अगले 1 साल तक वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली PDF करंट अफेयर्स का, और कई तरह के PDF वो भी होते हैं, 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स, और टेस्ट सीरीज़ है। इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ हैं। जो भी आप देना चाहते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सब का टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि आपकी कैसी तैयारी चल रही है ये सब आपको पता चल सके। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बहुत मामूली रकम है, 199 में ये मेंबरशिप 1 साल तक के लिए दिया जा रहा है। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, अमेरिका में आर्थिक संकट को देखते हुए जो बाइडन ने किस देश की यात्रा रद्द की, जिसकी वजह से क्वाड मीटिंग जो कि 24 मई को होनी थी उसको भी रद्द कर देना पड़ा है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। न्यूज़ आप देख रहे हैं, क्वाड मीटिंग उसको रद्द कर देना पड़ा है। हालांकि भारतीय प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाने वाले थे तो जाएंगे ही, और बायलैटरल मीटिंग होगी ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ठीक है, तो एक बार क्वाड को देख लेते हैं, कहाँ पर है क्वाड। तो इन तमाम देशों का एक गठबंधन है, इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसी की मीटिंग होनी थी। और कहाँ पर मीटिंग होनी थी? सिडनी में 24 मई को। तो सवाल ये है कि अमेरिका में ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि बाइडन को अपनी यात्रा तक रद्द करनी पड़ी? तो देखिए, अमेरिका अभी गंभीर आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। पूरी दुनिया में आर्थिक संकट है, लेकिन अमेरिका में अलग तरह का आर्थिक संकट है। और अमेरिका के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक अमेरिकी सरकार के पास 1 जून के बाद फंड ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो बूढ़े लोगों को पेंशन दिया जाता है उसके लिए पैसे नहीं होंगे उनके अमेरिका के पास, सरकार के पास पेंशन देने के लिए। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने को पैसे नहीं होंगे, तो उसमें देर हो सकती है। सेना के लोगों को तनख्वाह, वेतन वो देने में देर हो सकती है। और साथ ही अमेरिका में जो ब्याज दर है उसमें काफ़ी उछाल आ सकता है। ठीक, तो इस तरह के संकट वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बताऊँ आपको कुछ डेटा भी दिखा देना चाहता हूँ। ये रहा डेटा, जो देख भी लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिकी सरकार इस साल 19 जनवरी, मतलब जनवरी की बात कर रहे हैं, उस वक्त जो 31.4 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज लेने की जो क्षमता थी, सीमा थी उसकी, वो पूरा कर चुकी है। लगातार वह अमेरिका
अपनी सरकार के कर्ज लेने की क्षमता बढ़ाता जा रहा है और ये जो लिमिट थी वो इतनी थी 31.4 ट्रिलियन डॉलर की, तो वो पूरा हो चुका है। और जनवरी से लेकर अब तक वहाँ का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो किसी तरीके से अकाउंट को मैनेज कर रहा है और अलग अलग जगह से फंड को खींच कर और बिल का भुगतान कर रहा है। लेकिन अब सरकार को ज़रूरत है कि अमेरिका की क्रेडिट लिमिट यानी कर्ज लेने की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाए और ये बढ़ सकता है वहाँ की संसद के द्वारा, ठीक है। लेकिन वहाँ क्या है, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक नेताओं की मीटिंग भी हुई है व्हाइट हाउस में इस चीज़ को लेकर, लेकिन अभी तक कोई डील नहीं पहुँच सकी कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए। दरअसल विपक्ष ये कह रहा है कि भाई आप अपनी इनकम तो बढ़ाइए, ठीक कीजिए और आर्थिक संकट को दुरुस्त कीजिए ताकि ये बार बार जो कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ रही है वो ख़त्म हो सके, कर्ज लेने के जो मामला है वो। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है और उम्मीद ये है कि थोड़ी सी तनाव के बाद वहाँ की सरकार की क्रेडिट लिमिट बढ़ जाएगी। पहले भी ऐसा देखने को मिला है अमेरिका में। और आपको बताऊं कि अमेरिका में दुनिया के बहुत सारे देशों ने निवेश किया हुआ है, एक तरह से कहिए तो कर्ज दिया हुआ है। भारत ने लगभग 40 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है बॉन्ड के जरिए, मतलब एक तरह से कर्ज ही है इंडिया ने दिया हुआ है। और इसलिए जब वहाँ पर आर्थिक संकट आता है तो पूरी दुनिया के देश जो ना वो सहम जाते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है और उसी की जब आर्थिक क्षमता गड़बड़ाएगी तो पूरी दुनिया जो है वो सहम जाती है। क्वाड जो है ना, क्वाड का मकसद क्या था कि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभुत्व है, शक्ति है, उसके खिलाफ एकजुटता दिखाई जाए। लेकिन ये जो मीटिंग रद्द हुई है उससे एक माना जा रहा है क्वाड को टेम्पररी एक धक्का लगा है। सवाल ये है कि क्वाड की जो मीटिंग है वो रद्द हुई तो कितना बड़ा अमेरिका के लिए नुकसान है। तो जेएनयू के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, उनका ये कहना है कि अमेरिका के लिए बाइडन का ये दौरा रद्द होना उसी के खिलाफ जाएगा। दुनिया भर में इतना दखल रखने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति, उसे आंतरिक कारणों की वजह से अपनी विजिट ऑस्ट्रेलिया की रद्द करनी पड़ी, क्वाड मीटिंग को रद्द करना पड़ा, तो बाकी देशों में इसका संदेश ठीक से नहीं जाता है क्योंकि चीन वहाँ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर वहाँ आर्थिक तौर पर दिक्कत भी होती है तो सरकार वहाँ इस तरह का मैसेज जाने नहीं देती है। और जब अमेरिका में इस तरह की हलचल होती है तो इससे दुनिया भर में ये संदेश जाता है कि अमेरिका जो दुनिया में अपना इतना बड़ा दखल रखता है, उसी के घर की हालत इतनी ख़राब है कि दौरा रद्द करना पड़ रहा है। हालांकि बाइडन जापान में जो G7 की समिट होने वाली है उसमें वो शामिल होने के लिए हिरोशिमा जाएंगे और माना ये जा रहा है कि G7 की वहीं पर G7 के तमाम जो मेंबर कंट्री हैं उन सब के चीफ की वहीं पर मीटिंग हो सकती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे, जो अमेरिका का जो आर्थिक संकट है उसके बारे में और क्वाड की जो मीटिंग रद्द हुई है उससे क्या मैसेज गलत गया है उसके बारे में भी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे। आंसर होगा 18 मई को। और थीम क्या है 2023 की? थीम है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, संग्रहालय स्थिरता और भलाई। तो इस दिवस की जो घोषणा है वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने 1977 में ही की थी। ओके, अगला क्वेश्चन, किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन श्रीचंद्र परमानंद का निधन 17 मई 2023 को हो गया? आंसर होगा हिंदुजा। श्रीचंद्र परमानंद, उन्होंने 87 ईयर की उम्र में लंदन में अपनी सांसें ली। फोटोग्राफ देख रहे हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे वो, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन थे। दरअसल हिंदुजा ग्रुप जो है ना वो ब्रिटेन का एक अमीर कारोबारी घरानों में से एक है और इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1914 में। स्थापना की थी इनके पिता परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने और 1971 में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद ये और इनके साथ 3 और भाई, यानी टोटल 4 भाई हैं, तो वो हिंदुजा ग्रुप को उसका संचालन कर रहे थे और ये परमानंद, श्रीचंद्र परमानंद वो चेयरमैन थे। तो इन भाइयों को हिंदुजा ब्रदर्स कहा जाता है और इतनी बड़ी हैसियत है इनकी कि ब्रिटेन में जो वहाँ के किंग हैं चार्ल्स तृतीय, तो उनका जो महल है बकिंगहम पैलेस, तो उसी के बगल वाला जो पूरी आवासीय इलाका है वो इनका है, ठीक है।
कई सारे बिजनेस हैं, जैसे ट्रक बिजनेस है, अशोक लेलैंड जो आप ट्रक देखते होंगे तो उसमें बड़ी हिस्सेदारी हिंदुजा ग्रुप की है। और भी तरह तरह के बिजनेस इनके पास हैं। करीब 100 अरब डॉलर की संपत्ति हिंदुजा बंधुओं के पास है। अगला क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीकॉम डे। आंसर होगा 17 मई को। और थीम क्या है 2023 की? तो वही एम्पावरिंग द लेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। हिंदी में क्या कहेंगे? सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना। तो ये 17 मई को आयोजित होता है। और क्यों ये आयोजित किया जाता है? तो 1865 में इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन की स्थापना हुई थी, उसी को लेकर ये आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने चोरी या गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर होगा इसका संचार साथी। ओके, संचार साथी। तो वर्ल्ड टेलीकॉम डे था कब? 17 मई को। तो उसी के एक दिन पहले टेलीकॉम मिनिस्टर यानी 16 मई को अश्विनी वैष्णव ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। तो उनका ये कहना है कि केवल सिम ब्लॉक कर देना मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि फ़ोन को ही ब्लॉक कर देना ज़रूरी है। फ़ोन ही पूरी तरह से बंद हो जाए, चले ही नहीं, ऐसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो काम संचार साथी पोर्टल करेगा। तो जब भी आप अपने मोबाइल के खोने या चोरी होने की इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पर देंगे, इस वेबसाइट पर देंगे, तो उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद तुरंत बाद ये जो सिस्टम है संचार साथी वो ऑनलाइन टेलीकॉम ऑपरेटर और जो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जैसे पुलिस हो गया, तो इससे इंटरेक्ट करके फ़ोन को ही ब्लॉक कर देगा। ये भी पता चल जाएगा कि मतलब ये भी पता चल जाए कि आपके नाम पर कितने फ़ोन के सिम जो है ना वो चल रहे हैं। अगर कोई ऐसा नंबर है जो आपके पास नहीं है लेकिन वो आप ही के नाम से चल रहा है, तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। सी डॉट ने इसको डेवलप किया। किसने? सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। और उसके यानी सी डॉट के CEO हैं और चेयरमैन है राजकुमार उपाध्याय। तो उनका कहना है कि इस पोर्टल में इनबिल्ड मैकेनिज्म है जो कि मोबाइल के स्मगलिंग की भी जांच करेगा। तो इससे पहले इसको दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, नॉर्थ ईस्ट इन सब के कुछ इलाकों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया था इस पोर्टल को। वहाँ के चोरी हुए मोबाइल को ढूंढा गया था और ब्लॉक किया गया था। बाद में अब पूरे देश में इसको रोल आउट कर दिया गया। ठीक है, तो अभी तक ये देखने को मिल रहा है इसके साइट पे कि 4,87,000 4,87,000 मोबाइल ब्लॉक कर दिए गए हैं। 2,45,000 जो मोबाइल्स हैं उसको ट्रैक किया गया है, उसको वापस लेने की कोशिश की गई है। अच्छा, अगर किसी ने क्रिमिनल ने आपका मोबाइल चोरी किया और उसके बाद उसका IMEI नंबर बदल दिया, तो भी उस डिवाइस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अभी क्या होता है, चोरी होती है, मोबाइल चोरी हुआ, उसका IMEI नंबर बदल दिया गया, तो उसके कारण उसको ट्रैक करना मुश्किल होता है। लेकिन अब ये पोर्टल क्या करेगा, IMEI नंबर भी बदल जाएगा, तभी ट्रैक करके इसको ब्लॉक कर देगा, मतलब पूरा पीछा करेगा। अभी तो यही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपका या आपके किसी बंधु का मोबाइल चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, तो कैसे इसको आप वहाँ पर डालेंगे, कैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पर देंगे? तो सबसे पहले आपको संचार साथी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसका ब्लॉक, स्टोलन या लॉस्ट, उस पर ऑप्शन पे जाना होगा और फिर आपको पूरी जानकारी वहाँ पर देनी पड़ेगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना होगा और ये बताना होगा, साबित करना होगा कि आपकी का फ़ोन है, और उसके बाद ट्रैक हो पाएगा। एक ख़ास नंबर दिया जाएगा, कोड दिया जाएगा, उसके ज़रिए आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि फ़ोन की क्या स्थिति है, ब्लॉक हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ पर है फ़ोन, ये सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मई 2023 में किन देशों की यात्रा पर रहेंगे? आंसर को उपरोक्त सभी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, तो इन सब की यात्रा पर रहेंगे। ये देख रहे हैं 19 से 24 मई के बीच में। अगला क्वेश्चन, किस शहर में आयोजित G7 समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे? आंसर होगा हिरोशिमा। हिरोशिमा में ये समिट होने जा रही है और जब प्राइम मिनिस्टर
इसी दौरान 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे, जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो G7 का जो G7 शिखर सम्मेलन है वो 19 से 21 मई तक आयोजित हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? तो जापान में। जापान में कहाँ? तो वो भी ले चलते हैं, प्यारा भारत रहा। और जापान आप देखेंगे कि यहाँ पर है, ये वाला जो इलाका है, बहुत सारे द्वीप हैं इसमें, और यहीं पर है जापान। और इसी जगह पर ये जो G7 की समिट होने जा रही है, हिरोशिमा वहीं जहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने एटम बम गिराया था। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, उन्होंने निमंत्रण दिया था इंडिया आके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि वो भी पार्टिसिपेट करें G7 की समिट में गेस्ट कंट्री के तौर पर। ठीक है, तो इसलिए वो भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। G7 की बात करें, स्थापना हुई थी 1973 में और पहली समिट हुई थी इसकी 1975 में। इसके मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? सदस्य देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI कहते हैं शॉर्ट में, तो इसका नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा रवनीत कौर। ठीक है, क्या नाम है? रवनीत कौर। और ये 1988 बैच की IAS अधिकारी हैं, पंजाब कैडर की, तो उनको नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है CCI का। CCI जो है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक नेशनल कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी है और इसको प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के जरिए स्थापित किया गया था। मकसद यही है कि बाज़ार में कंपटीशन को बढ़ावा देना और किसी एक कंपनी का अगर गलत तरीके से एकाधिकार हो रहा है उस क्षेत्र में, तो उसकी गतिविधि पर रोक लगाना, और ये कॉरपोरेट मामलों के मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को ये वीडियो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना। बाय।